नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है ये भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक है। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो भारत में 1526 से 1707 तक यहाँ पे मुगल साम्राज्य था। दोस्तों हालांकि मुगल साम्राज्य भारत में जो था ये 1526 से 1857 तक यहाँ पे मुगल साम्राज्य माना जाता है। लेकिन जो शक्तिशाली मुगल थे जिन्हें भारतीय इतिहास में पूर्वोत्तर मुगल या पहले के मुगल कहा जाता है, यह मुगल शासक थे 1526 से 1707 तक। तो दोस्तों यहाँ पे 1526 से 1707 तक जो मुगल थे, यहाँ पे जैसे बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद अकबर आए थे, अकबर के बाद जहांगीर आए थे, जहांगीर के बाद शाहजहां आए थे, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए थे। ये कहीं ना कहीं पिता पुत्र थे। तो ये राजवंश दोस्तों 1707 तक जो चला था, ये राजवंश काफी फला फूला था यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे 1707 में औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बने थे। और यहां से लेके 1857 तक जब बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पे मुगल वंश के शासक थे, तो इतने लंबे समय तक यहाँ पे शासन हुआ था। लेकिन जो 1707 से 1857 तक मुगल शासक थे, ये खाली नाम मात्र के मुगल थे। फिर भारत में और भी सत्ताएं यहाँ पे आने लग गई थी, तो जिस वजह से मुगल शासक कहीं से कहीं तक अपने आप को साबित करने में असमर्थ रहे थे। तो मुगल सत्ता का यहाँ पे दोस्तों पतन हो गया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मुगल वंश था, मुगल वंश किन तरीकों से भारत में स्थापित हुआ था। दोस्तों जिस समय मुगल वंश भारत में स्थापित हुआ था, बाबर द्वारा इसको स्थापित किया था, 1526 की बात थी। उस समय दिल्ली में अफगान शासक थे शासनरत। अफगान शासक इब्राहिम लोदी था शासक। और इब्राहिम लोदी का जो साम्राज्य था दोस्तों, इब्राहिम लोदी के अपने जो सगे संबंधी थे, इन्हीं के साथ इसका नहीं बनता था। जो इसके सगे संबंधी थे, इनके साथ इनके सही तालमेल नहीं रहे थे। और दोस्तों दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, वहां पे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। विजयनगर साम्राज्य के उस समय यहाँ पे तुलु वंशी शासक कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे। और यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान मेवाड़ में राणा सांगा थे यहाँ पे शासक। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उस समय हमारे देश की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। हमारा देश छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे भूभागों में, छोटी छोटी राजशाहियों में बटा हुआ था। तो इसका फायदा यहाँ पे बाबर ने उठाया और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के तहत इन्होंने यहाँ पे भारत की सत्ता को प्राप्त किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे बाबर के शुरुआती जीवन से संबंधित चर्चाएं करते हैं। तो बाबर का जन्म एक छोटी सी रियासत थी फरगना में 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 काफी अच्छी डेट है। 14 फरवरी 1483 को फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर के जो पिता थे दोस्तों, इनका नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था, और इनकी माता का नाम था कुतुब निगार खान। तो इस प्रकार से जो फरगना रियासत थी वो एक छोटी सी रियासत थी। उसके शासक बाबर के पिता थे और एक छोटे से शासक हुआ करते थे यहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बाबर के का जो बचपन का नाम था, बाबर का बचपन का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है बाबर के बचपन का क्या नाम था करके। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बचपन का नाम था। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो दोस्तों इनके राजवंश को कहा जाता है मुगल वंश। इनके राजवंश को कहा जाता है मुगल वंश। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली। मुगल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली। और मुगल वंश को ही दोस्तों कहीं ना कहीं चगताई वंश के नाम से भी जाना जाता है। मुगल वंश को कहीं ना कहीं चगताई वंश के नाम से जाना जाता है। अब ये चगताई हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बाबर था दोस्तों, ये पिता की ओर से तो तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तैमूर लंग जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और जो माता थी कुतुब निगार खान जो मंगोल नेता थे चंगेज खां की ओर से 14वें वंशज थे। अब ये मंगोल और तैमूर का मिला जुला स्वरूप कहलाता है यहाँ पे चगताई। तो इसलिए इतिहासकार इस राजवंश को, मुगल वंश को, जिसका शाब्दिक अर्थ शक्तिशाली होता है, इसे चगताई राजवंश के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब बाबर छोटा सा बालक था, तो बाबर के पिता का देहांत हो गया था। लगभग 11 वर्ष के हुआ करते थे बाबर। 1494 की बात थी। तो बाबर के पिता का देहांत हो गया था। तो इस प्रकार से बाबर ने बचपन से ही संघर्ष करना शुरू कर लिया था। 1194 में बाबर की दादी थी दौलत एहसान बेगम। जिनके
जिनके साथ में रहते हुए इन्होंने बाबर का राज्याभिषेक किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों जब बाबर का राज्याभिषेक हुआ था, फिर बाबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार को सोचा था। तो इस समय था क्या, जहां बाबर का शासन हुआ करता था, जो फरगना रियासत थी, फरगना रियासत के पश्चिम साइड को पड़ता था उस समय समरकंद, और वहां से पूर्व, फरगना रियासत के पूर्व में पड़ता था यहाँ पे भारत का हिस्सा पड़ता था। जैसे ये फरगना रियासत थी, इधर को था समरकंद और इधर को था हमारा देश भारत। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। तो इस प्रकार से दोस्तों जब बाबर जब छोटा सा बालक था, जिस वर्ष वह शासक बना था 1494 में, तो यहाँ पे दोस्तों 1494 में बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह आक्रमण असफल रहा था। तो फिर बाबर ने और दोबारा से समरकंद पर आक्रमण की सोची। तो 1497 में 1497 में समरकंद को बाबर ने यहाँ पे जीत लिया था, लेकिन कुछ समय तक, 1 या 2 महीने तक समरकंद पर बाबर का अधिकार हो पाया था, किंतु उसके बाद बाबर का समरकंद की जो सत्ता थी वो बाबर के हाथों से चले गई थी। तो इस प्रकार समरकंद, बाबर को हमेशा समरकंद से काफी लगाव था। तो इस प्रकार से 1501 में बाबर द्वारा पुनः समरकंद पर विजय प्राप्त करी और समरकंद को जीता, और समरकंद में बाबर द्वारा 8 माह तक शासन किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों जब यहाँ पे समरकंद पर इसने शासन करना शुरू किया था बाबर ने, फिर बाबर ने यहाँ अपने पूर्व की ओर यहाँ पे काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर लिया था। बाबर ने काबुल और गजनी पर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन बाबर जब यहाँ पर अधिकार करता था तो स्थायी रूप से यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित नहीं करता था, यह पुनः अपने प्रांत फरगना चले जाता था। और फिर दोस्तों इस प्रकार 1507 में बाबर द्वारा अपने पूर्वजों की जो उपाधि थी, जिसका नाम था मिर्जा, बाबर के पूर्वजों की जो उपाधि थी मिर्जा, इस उपाधि को त्याग कर 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 1511 में बाबर पुनः समरकंद की ओर आता है, और समरकंद यहाँ पे बाबर के हाथों से निकल चुका होता है। तो यहाँ पे जो बाबर का प्रारंभिक जीवन था दोस्तों, या प्रारंभिक संघर्ष था, तो बाबर की लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई स्थायित्व नहीं था, कोई परमानेंटशिप नहीं थी। तो इस प्रकार से बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी है, प्रथम मुगल शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो इसमें बाबर द्वारा यह भी अंकित किया है कि मैंने कोई रमजान का पर्व 1 से अधिक बार किसी स्थान पर नहीं मनाया, अर्थात बाबर की लाइफ में उस समय तक कोई स्थायित्व नहीं था। तो फिर बाबर ने समरकंद को छोड़ते हुए अपने फरगना रियासत के पूर्व में भारत की ओर को आना शुरू किया, भारत की ओर को ध्यान आकर्षित किया बाबर ने। तो इस समय बाबर को यहाँ पे दोस्तों काफी आमंत्रण भी मिले थे कि आप भारत में आइए, भारत की सत्ता को आप ग्रहण कीजिए। जैसे यहाँ पे मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे, जो अफगानों को हटाकर बाबर को बुलाना चाहते थे और बाबर की सहायता से यहाँ पे एक हिंदू राजशाही वंश की स्थापना करना चाहते थे। तो इस प्रकार से पंजाब के शासक थे जिनका नाम था दौलत खां, पंजाब के शासक थे जिनका नाम था दौलत खां, इन्होंने भी बाबर को भारत में आने का आमंत्रण दिया था। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के शासक थे, उनके चाचा थे जिनका नाम था आलम खां, उनका नाम था आलम खां। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। बाबर का कहीं ना कहीं भारत में शासन अपना मुगल स्थापित करने का भाग्य था। तो इस प्रकार से स्थितियां भी बाबर के अनुकूल बनी। तो बाबर ने बाद में भारत पर आक्रमण करने से पूर्व, जब बाबर भारत की ओर को आ रहा था, 1519 में इसने बाजौर और भेरा को जीता था। 1519 में इसने बाजौर और भेरा को जीता था। और इसी वर्ष 1519 में इसने पेशावर, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर को जीतने में सफलता प्राप्त करी थी। और दोस्तों 1520 में बाजौर भेरा से लेके पंजाब के सियालकोट तक, पंजाब अर्थात जो पंजाब अभी पाकिस्तान में है, वहां पंजाब सियालकोट तक, बाजौर भेरा से पंजाब सियालकोट तक इसका पूर्ण रूप से शासन स्थापित हो चुका था। तो दोस्तों 1524 में बाबर ने यहाँ पे लाहौर को जीता था। तो इस प्रकार से 1524 से पूर्व के ये बाबर के यहाँ पे भारत आने से पूर्व की घटनाएं हैं। 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत यहाँ पे दोस्तों हरियाणा में पड़ती है। 21 अप्रैल 1526 को यहाँ पे पानीपत का युद्ध हुआ था। और पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो ये युद्ध दोस्तों बाबर का भारत विजय थी। इस युद्ध के पश्चात, अर्थात दिल्ली विजय थी बाबर की। उस समय दिल्ली में यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो
जो इब्राहिम लोदी का शासन था, जो अफगान वंश के शासक थे, इन्होंने यहाँ पे युद्ध किया इनसे। यहाँ पे दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार यह बताया जाता है कि यहाँ पे बाबर की सेना मात्र 12,000 थी और इब्राहिम लोदी के सेना में 1 लाख सैनिक थे, जो घोड़े हाथियों से युक्त सेना थी। और दोस्तों यहाँ पर बाबर द्वारा इस युद्ध को कुछ विधियों के द्वारा लड़ा गया था। जैसे दोस्तों यहाँ पे इस युद्ध में तुगलनुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। पूछता है बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? बाबर ने उज्बेगों से तुगलमा युद्ध पद्धति सीखी थी। और दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग भी किया था, तोपों का प्रयोग किया था। तोपों को सजाने की एक प्रणाली हुआ करती थी जिसका नाम था उस्मानी। तोपों को सजाने की प्रणाली थी जिसका नाम था उस्मानी। इस युद्ध में बाबर ने यहाँ पे उस्मानी विधि से तोप सजाई थी। और दोस्तों यहाँ पे बाबर ने तोपों के प्रयोग के साथ साथ बंदूक का भी प्रयोग किया था। बाबर का जो तोपची था दोस्तों, जो तोप चलाता था, उस्ताद अली कुली था इसका नाम। इसका नाम उस्ताद अली कुली था। और जो बंदूक चलाने में निपुण था, यह था मुस्तफा, यह था मुस्तफा। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तोपों की मार से और बंदूकों की मार से इब्राहिम लोदी की सेना में जो हाथी थे उनमें भगदड़ मच गई थी और यहाँ पे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। यह एक ऐसा युद्ध था दोस्तों जो सुबह से शुरू हुआ था और दोपहर तक जिसका परिणाम सामने मिला था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, ये पेपरों में पूछे जाते हैं कि तोप सजाने की कौन सी विधि थी? उस्मानी विधि थी तोप सजाने की। तुगलमा जो युद्ध प्रणाली थी, इसको बाबर ने उज्बेगों से सीखा था। बाबर का तोपची था उस्ताद अली कुली और जो बाबर का बंदूक चलाने में निपुण था, इसका नाम था मुस्तफा। तो इस प्रकार से दोस्तों फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वर हेल्ड 21 अप्रैल 1526 के तहत बाबर द्वारा भारत की सत्ता को ग्रहण कर लिया था। और दोस्तों भारत में काफी धन धान्य, काफी चीजें यहाँ पे दिल्ली में भारत के अंतर्गत हुआ करती थी। और अब जहां से बाबर आया था, फरगना एक गरीब रियासत थी। तो इसको देखते हुए दोस्तों बाबर ने जब भारत पर विजय करी थी, तो ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ये बताते हैं कि बाबर ने जब भारत पर विजय करी थी, प्रत्येक काबुलवासी को बाबर द्वारा एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो एक एक चांदी का सिक्का दिया था। तो बाबर की इस दान देने की प्रणाली को देखते हुए काबुल वासियों ने बाबर को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था कलंदर। पूछता है भारतीय इतिहास में कलंदर किसकी उपाधि थी? भारतीय इतिहास में कलंदर थी बाबर की उपाधि, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। तो इस प्रकार से दोस्तों बाबर का भारत में शासन स्थापित हो चुका था। और बाबर का जब भारत में शासन स्थापित हो चुका था, इसके पश्चात बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सोचा था। और इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट जो इसने युद्ध किया था, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध बाबर ने यहाँ पे किया था। ये 1527 में था, खानवा का युद्ध 1527 में। और यह युद्ध हुआ था दोस्तों मेवाड़ के शासक राणा सांगा के खिलाफ। मेवाड़ के शासक राणा सांगा। हालांकि मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ युद्ध इसलिए किया था बाबर ने क्योंकि राणा सांगा ने कहीं ना कहीं बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था। और किंतु पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का साथ नहीं दिया था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे था ये कि जो राणा सांगा था, ये कहीं ना कहीं स्वयं को एक स्वतंत्र शासक समझते थे। ये मारवाड़ राजस्थान के शासक थे, स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में समझते थे। और इन्होंने बाबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। और इन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पे बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में किया था। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा के बारे में यह कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपनी लाइफ में काफी युद्ध किए थे और अधिकांश युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। और युद्ध करने के इन्होंने इतने युद्ध किए थे कि इनके शरीर में कुल 80 घाव थे। ये एक शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। बाबर ने जब इनके साथ युद्ध किया था तो कहीं ना कहीं बाबर के मन में भी भय था। तो दोस्तों इस प्रकार से बाबर द्वारा यहाँ पे अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए, अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उन्हें कसम खिलाई थी युद्ध के लिए कि चाहे इस युद्ध में कुछ भी परिणाम हो जाए, हम युद्ध के अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। और यहाँ पे इस युद्ध में बाबर ने एक नारा भी दिया था जिसका नाम था जिहाद। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद से तात्पर्य होता है धर्म युद्ध, अर्थात हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और राणा सांगा ने हमें ऐसे भारत की ओर आने पर मजबूर किया था, लेकिन उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। और अपने जो सैनिक थे इनके सैनिकों को यहाँ पे इन्होंने कसम भी दिलाई थी इस युद्ध के समय, खानवा के युद्ध के समय भी हम किसी भी प्रकार से
मदिरा या शराब का प्रयोग नहीं करेंगे करके। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ इस युद्ध का परिणाम यह था कि इस युद्ध में प्रायः बाबर जीते थे, और इस युद्ध में इतिहासकार यह कहते हैं कि बाबर द्वारा यहाँ पे जो राजपूत थे, राजपूतों के सर की मीनार बना दी थी करके, काफी ज्यादा राजपूतों का यहाँ पे कत्लेआम हुआ था। तो इस युद्ध के उपरांत दोस्तों बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के उपरांत बाबर द्वारा गाजी की उपाधि धारण करी थी। और दोस्तों राणा सांगा ने बाबर को इसलिए आमंत्रित किया था क्योंकि अभी तक बाबर के जीवन में कोई भी स्थायित्व नहीं था। युद्ध तो बहुत जीते थे बाबर ने, लेकिन बाबर का कहीं पे परमानेंट शासन नहीं था। तो राणा सांगा का यही मानना था कि मैं बाबर की सहायता से दिल्ली सल्तनत में जो शासन कर रहे हैं इब्राहिम लोदी, इन्हें हराऊंगा और बाबर अपने देश चले जाएंगे, मैं भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों राणा सांगा की मृत्यु होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। 1528 में, और जो चंदेरी पड़ती है दोस्तों, यह मालवा व बुंदेलखंड के बीच में पड़ती है। मालवा और बुंदेलखंड के बीच में पड़ती है। और इस समय चंदेरी के जो शासक थे यह राणा सांगा के ही एक सरदार थे जिनका नाम था मैदिनी राय। यह भी प्रायः राजपूत थे। राणा सांगा के सरदार थे जिनका नाम था मैदिनी राय, और यह भी प्रायः राजपूत थे। तो इस युद्ध में दोस्तों मैदिनी राय के सामने एक विकल्प भी रखा था बाबर द्वारा कि आप हमारे सम्मुख समर्पण कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इस युद्ध में भी काफी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध को जीतने के बाद मैदिनी राय की 2 पुत्रियों को बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को उपहार स्वरूप भेंट किया था, ऐसा इतिहासकार यहाँ पर बताते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अंतिम युद्ध है घाघरा का युद्ध, आप इन युद्धों को ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे काफी ट्रिक्स आती हैं इसकी, जैसे पानीपत का युद्ध पानी पिया, खानवा का युद्ध खाना खाया, चंदेरी का युद्ध चाय पी, और घाघरा का युद्ध घर गया और 1530 में मर गया। अर्थात पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। 1526 से 1530 तक की बाबर की ये सारी घटनाएं आती हैं। तो दोस्तों इतिहासकार यह बताते हैं कि जो चंदेरी का युद्ध था, चंदेरी के युद्ध के उपरांत बाबर के जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व का विकास हुआ था। बाबर के जीवन में एक स्थायीपन आया था, अर्थात बाबर ने फिर अपना यहाँ पे सत्ता अच्छे से संभाल ली थी। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें से काफी अफगान बच चुके थे, जिन्होंने बिहार व बंगाल की सेना का साथ देके यहाँ पे बाबर को चुनौती दी थी इस युद्ध में, किंतु दुर्भाग्यवश यहाँ पर बिहार और बंगाल की सेनाओं को बाबर ने परास्त कर दिया था, और यहाँ पे बाबर की विजय होती है इस युद्ध में। और घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध है दोस्तों जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, अर्थात जल में भी लड़ा गया था और थल में भी लड़ा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो बाबर से संबंधित तथ्य हैं। और फिर आगे को 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु के संदर्भ में बहुत से लोग अलग अलग बातें बताते हैं कि जैसे बाबर फरगना रियासत का था, उसको यहाँ की जलवायु रास नहीं आई, जलवायु के अकॉर्डिंग वह स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाया। या कई लोग बताते हैं कि बाबर जैसे अफीम खाने का शौकीन था और काफी चीजें थी जो यहाँ पे नहीं मिली, जिस कारणवश उसको मरना पड़ा। और कुछ इतिहासकार यह बताते हैं कि एक समय हुमायूं काफी ज्यादा बीमार हुए थे और हुमायूं के पिता बाबर ने मस्जिद में जाकर यह कहा था कि आप भगवान से कि आप हमारे पुत्र को ठीक कर दो, बदले में चाहे हमारे प्राण आप ले लो। तो इतिहासकार बताते हैं कि हुआ भी ऐसा ही था और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी मात्र 48 वर्ष की अवस्था में। तो दोस्तों इस प्रकार से बाबर एक शक्तिशाली शासक बन गया था भारत में आने के बाद, और यह काफी ज्यादा अन्य चीजों में भी निपुण था। दोस्तों बाबर को गार्डनिंग अर्थात बागानी का काफी ज्यादा शौक था। बाबर को मालियों का मुकुट और उद्यानों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों भारत में 4 बाग बसाने की जो शैली थी यह बाबर ने बसाई थी। और बाबर की जब मृत्यु हो गई थी तो बाबर को यहाँ आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। बाबर को आराम बाग आगरा में दफनाया गया था। किंतु बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा के अनुसार बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में जाकर ही मेरे अपने देश फरगना काबुल अफगानिस्तान में जाकर ही दफनाया जाए। तो फिर बाद में इसकी अस्थि
बस्तियों को निकालकर वहां दफनाया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों बाबर एक कुशल शासक होने के साथ साथ एक कुशल लेखक भी थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी, तो इनका जो साम्राज्य था उस समय, ये इनके साम्राज्य की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो तुर्की थी, लेकिन बाद के जो मुगल थे उनकी हो गई थी फारसी। तो इन्होंने बाबरनामा तुर्की भाषा में भी लिखी है, बाबरनामा लिखी है तुर्की भाषा में। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है खत ए बाबरी है, बाबर की दूसरी पुस्तक मिलती है खत ए बाबरी। और दोस्तों यहाँ पे बाबर द्वारा एक पद्य शैली, लेखन शैली को भी डेवलप किया था जिसका नाम था मुवैयान। मुवैयान नामक पद्य शैली किसने बनाई थी? बाबर ने बनाई थी। तो बाबर की मृत्यु के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इतिहासकार कहते हैं कि अगर बाबर का पालन पोषण ब्रिटेन में हुआ होता तो बाबर जरूर ही हेनरी चतुर्थ होता। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बाबर से संबंधित तथ्य हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम हुमायूं, शेरशाह इत्यादि मुगल पीरियड से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। और दोस्तों आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे टॉपिक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।